नमस्कार, आपका ट्रू हंट में स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर स्टालिन, जो कि वन शक्ति नाम की एनजीओ के कर्ता धर्ता हैं, डायरेक्टर हैं। ही इज द डायरेक्टर फॉर दिस एनजीओ एंड ही इज देयर टू डिस्कस विद अस द एनवायरमेंटल मैटर्स in which the NGO is doing pretty well. And one of the cases, as you are aware, it is about the Powai Lake, the cycle track which has been proposed near the Powai Lake, and his NGO has filed a litigation regarding that. And what is the progress, we would like to know from him. And apart from this, we would discuss other environmental activities, what he's working on. Of course, the environmental is the base or of our ecosystem. It makes sure that our ecosystem remains balanced in every way. Sir, welcome to True Hunt, and बहुत बहुत शुक्रिया. Sir, my first question, of course, as you know that we have covered that Powai Lake matter. तो सर, उस पे क्या प्रोग्रेस है? ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी वो मैटर है, उसके अलावा जो आप अभी भी बता रहे थे कि गतिविधियां कहां तक आगे कोर्ट में गई हैं, उसके बारे में प्लीज बताइए. पवाई लेक का जो मैटर था, वो एक रोड बनाया जा रहा था जिसका नाम साइकिल ट्रैक दिया जा रहा था, लेकिन एक्चुअली वो रोड है. एक बाकायदा मोटरेबल रोड बनाने की कोशिश थी पूरा लेक के चारों ओर से, यानी सभी राउंड सर्कल है लेक का जो है, पूरा बाउंड्रीज को घेरते हुए एक रोड बनाने की कोशिश थी. और उसका नाम बहुत एक मिस्टीरियस तरीके से उसको ग्रीन साइकिल ट्रैक कहा गया था. तो हमने तो पहले दिन ही देख करके अंदाजा लगा लिया था कि क्या चल रहा है. तो माननीय हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे ने मुझे वेटलैंड कमेटी पे अपॉइंट किया हुआ है, वेटलैंड प्रोटेक्शन कमेटी पे. तो कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं उस जगह पर जा करके उनको चेतावनी दी उनको कि ये काम गलत कर रहे हो आप, कोर्ट का ऑर्डर है और आप पानी के अंदर मिट्टी डाल करके, पत्थर डाल करके रोड नहीं बना सकते, इसको रोक दीजिए करके. और उन्होंने काम उस जगह पे रोक दिया, लेकिन उन्होंने रोड बनाना दूसरी तरफ से शुरू किया, जो पवई का दूसरा छोर है, जहाँ पे एक बहुत घना जंगल भी है, और उसको पवई गार्डन बोलते हैं. गार्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने जब बम्बई की अगर आप बात करोगे तो वहां पे म्युनिसिपल फॉरेस्ट हुआ करते थे. देयर वर फॉरेस्ट व्हिच वर अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो म्युनिसिपल फॉरेस्ट के अंडर वो सब जगह था, और उसके अंदर वो लोग ने रोड बनाया. वो एकदम लेक लेक पानी बारिश में आता है, उस जगह को उन्होंने पूरी तरीके से रोड बना करके उसको कब्जा कर दिया था. इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह कि पवई लेक जो है वो मुंबई में ऐसी जगह है शहर के अंदर जहां पे आपको क्रोकोडाइल मगर देखने मिलता है. कौन सा शहर है ऐसा जिसमें नेचुरली आपको मगर दिखते हैं? और मगर जो है ये टाइगर के बराबर प्रोटेक्शन है उसको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में. तो हमारा ये दावा था कि अगर वहां पे वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 का वाइल्ड लाइफ है तो आपको पहले उसका रक्षा करना चाहिए, या उसके लिए जो प्लान है वो बना के फिर आपको प्रोग्रेस करना चाहिए था. दूसरी बात, आप उस तालाब के अंदर, पानी के अंदर मिट्टी और पत्थर डाल ही नहीं सकते हो, कानून उसकी इजाजत नहीं देता. तो ये दोनों चीजों को लेकर के हमने कोर्ट में गया था. और एक उसमें मुद्दा था कि सीवेज जो जा रहा है, यानी जो गंदा पानी आता है शहरों से, बिल्डिंग से, झोपड़ी झुग्गियों से, सारा का सारा पानी जा रहा है पवई लेक के अंदर. तो इसको भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कदम उठाने चाहिए थे सरकार को. और ये जो लेक है पवई लेक, इसका दर्जा दिया गया है कि लेक ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारे नेशनल हेरिटेज के अंदर एक आ जाता है. तो अब उन्होंने क्या किया, बीएमसी ने रोड बनाना शुरू किया, और उसमें उन्होंने कहा कि हमको हेरिटेज कमेटी का परमिशन है. तो हमें सवाल हुआ कि हेरिटेज कमेटी इस तरीके का परमिशन कैसे दे सकता है. तो हमने जब परमिशन की कॉपी मांगी और निकाला, हमने बहुत बड़ी मुश्किल से निकला परमिशन, तो उसमें हेरिटेज कमेटी ने क्लियर बोला था कि आप पानी में और पानी के पास में कुछ भी नहीं काम करोगे, आप पानी से दूर जाकर के, बफर जोन के बाहर जाकर के काम करोगे. तो उन्होंने पूरा जो कमेटी ने बताया था उसका अगेंस्ट में उन्होंने काम किया और वायलेशन किया. तो हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में पिटीशन किया था, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि पूरा का पूरा सीवेज पहला रोक देना चाहिए, उसके अंदर कचरा जो डाला जा रहा है वो बंद करना चाहिए, क्रोकोडाइल्स के लिए प्लान बनाना चाहिए. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कमेटी भी बनाई है एक्सपर्ट्स की, और कहा कि इन लोगों का सलाह लेकर के आप कोई भी काम करोगे पवई लेक. तो वो ऑर्डर ऑलरेडी हमारे पास था. लेकिन सवाल ये कि साइकिल ट्रैक का जो काम है, या रोड का जो काम है, साइकिल ट्रैक नहीं कहूंगा, उसको रोड ही कहूंगा, रोड का जो काम है उसको रोकना जरूरी था. इसीलिए हमको
हाईकोर्ट आना पड़ा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब ये मैटर एनजीटी में था उसके बावजूद हाईकोर्ट ने उसकी एक पिटीशन में सुनवाई करके काम रोक दिया गया था। तो एनजीटी ने कहा कि हाईकोर्ट ने रास्ते का काम पे रोक लगाया हुआ है, तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, आप एक काम कीजिए, उस मुद्दे को लेकर के आप हाईकोर्ट चले जाइए। हम आज हाईकोर्ट चले गए और आज हियरिंग है उस मैटर का, दोपहर के 2:30 बजे हियरिंग रखा गया है, फाइनल हियरिंग है, और आज उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आएगा। और अगर नतीजा दुर्भाग्यपूर्ण अगर कोर्ट कहती है कि नहीं बना दो पत्थर डाल करके, तो हमें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लेक्स और पानी वाटर बॉडीज में पत्थर डाल के या मिट्टी डाल करके आप कुछ नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्शन है, वेटलैंड रूल्स में प्रोटेक्शन है। वेटलैंड एटलस करके एक डॉक्यूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसरो ने बनाया हुआ, MRSSC का मैपिंग है उसमें, और उसमें MRSC महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो मैप है उसमें भी उसको वाटर बॉडी को वेटलैंड दिखाया गया है। तो वेटलैंड्स आर प्रोटेक्टेड, उसमें आप कोई भी जाकर के कुछ भी डालना आपके लिए अलाउड नहीं है। और तो आप देखते हैं आज क्या होता है, उसके बाद हम अगला कदम का डिसीजन लेंगे। तो सर मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे ऑफ कोर्स ग्रीन ट्रिब्यूनल इज वन ऑफ द ऑटोनोमस ट्रिब्यूनल्स which is known for its stringent actions regarding these type of matters. सर इन दिस, और वहां पे जैसे हमारा डिस्कशन भी हो रहा था कि वहां पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए वो कोर्ट स्पेशली एनवायरमेंट के संदर्भ में बनाया गया है। तो क्या सर ऐसे में अगर यहां से डिसीजन में कुछ भी दिक्कत होती है, ये उन व्यूअर्स के लिए है जो कि इंफॉर्मेटिव रूप से जानना चाहेंगे, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल इस केस को नहीं ले सकता, इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट ही क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि एक्सपर्ट्स का तो पैनल यहां पे ज्यादा ठीक से इस केस को देख पाएगा। इस पे क्या कहना है? इन केस, ये तब की बात कर रहा हूं, इन केस बॉम्बे हाई कोर्ट से आपके इस फेवर में फैसला नहीं आता, वो कहते हैं बना दो, उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। देखिए, हाई कोर्ट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसके पास बहुत पावर्स है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है, वो हर मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाओ तो आप हाई कोर्ट में आके बोल सकते हो कि या आपने गलत किया या आपने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किया। सुप्रीम कोर्ट जो है इट्स ए कोर्ट ऑफ अपील, यानी आपको जो नीचे वाले कोर्ट अगर कुछ गलत फैसला सुनाती है तो उस फैसले के ऊपर पुनर्विचार करने का आदेश या फिर उस फैसले को खारिज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट रखता है। तो हमें और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, इट इज जो एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, एनजीटी एक्ट के अंतर्गत द लॉ इज वेरी क्लियर कि एनी अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एनजीटी लाइज विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अगर एनजीटी के खिलाफ आपको कुछ अपील करना है कोई डिसीजन के खिलाफ, तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और अगर हाईकोर्ट का भी डिसीजन गलत है तो हमारे पास दो विकल्प रहता है, एक तो रिव्यू फाइल करें दोबारा हाईकोर्ट में कि आप फिर से सुनिए इसको, आपने कुछ मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया है, और उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या बगैर अपील फाइल किए भी आप जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट विल बी द अल्टीमेट बॉडी टू डिसाइड वेदर देयर वाज जस्टिस वाज गिवन और नॉट गिवन। तो दैट इज द फ्रेमवर्क जो है। ओके सर, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल। जैसे हम कह रहे थे, इन्वायरमेंटल जो मैटर्स हैं, जो इन्वायरमेंट के मैटर्स हैं, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव एंड दे नीड अटेंशन, स्पेशली एट द टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हेन वी आर ग्लोबली टॉकिंग अबाउट। मेरे को याद है सर, क्लाइमेट चेंज 2015 का समिट हुआ था शायद पेरिस समवेयर। तो सर इस तरीके के जब हम ग्लोबली, हमारा इंडिया भी उस चीजों में कंट्रीब्यूशन में देख रहा है, तो वाई जब हमारे अपने देश की बात आती है तो ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस पे सर हमारा ध्यान, और जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है, जो इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच है, वो सर धीरे धीरे क्यों जाती है? हमें उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े और ऐसे। सर इसमें क्या लगता है कि आने वाले जो टाइम में हम जब देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं हर तरफ, पॉलिटिकली भी चेंजेस हो रहे हैं, सब चीजें चेंजेस हो रहे हैं, तो सर क्या लगता है आपको कि ऐसा स्लो चीजें क्यों चल रही हैं? बहुत बड़ा विषय आपने ओपन कर दिया है। खैर मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं। आप जब क्लाइमेट चेंज समिट्स की बात करते हैं तो आप देखिए कि समिट में जा कौन रहा है? क्या वो लोग जा रहे हैं जो जमीन पे काम करते हैं, जिनको जमीनी हकीकत का अंदाजा है, वो लोग जा रहे हैं? नहीं। जो लोग बैठ के एयर कंडीशन कमरों में गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े बाबू लोग होते हैं, जिन्होंने कभी जमीन पे कुछ देखा नहीं, वही लोग जाकर के निर्णय लेते हैं और अपना आपस में कुछ मीठी अच्छी बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अच्छे सा एक विजिट होगा, बहुत फोटो ऑप्स होंगे और एक स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा। जमीन पे इन स्टेटमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, मैं पूरा देश, पूरा विश्व की बात कर रहा हूँ। देयर आर नो ग्राउंड
वर्कर्स और कंजर्वेशनिस्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, जिनको आप लेके जाओ एक हॉलिडे करके जा करके मना करके आ जाते हैं। आप गवर्नमेंट का एडवाइजरी भी देख लीजिए, आप गवर्नमेंट में आप जा करके, जिस तरह आपने हमारी एक इंटरव्यू ली, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप महाराष्ट्र स्टेट का कोई भी कलेक्टर के पास जाइए, एक या दो मुझे पता है, बाकी सारों के साथ आप एक एनवायरमेंट इश्यू पे आप इंटरव्यू लीजिए, आपको उनका जो नॉलेज का, लैक ऑफ नॉलेज का पूरा प्रमाण मिलेगा। तो सवाल है कि जिन लोगों को जमीनी हकीकत से कुछ मालूमात लेना देना है नहीं, जो जानते नहीं है, जो किताबों से कुछ पढ़ के या इंटरनेट से कुछ पढ़ के या व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ के जा करके वहां पे दो चार बातें बोल देना और फिर वाहवाही लूटा करके आना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, यही हो रहा है। लेकिन आई वुड से 90% ऑफ देम, कुछ लोग हैं जो वाकई में करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज में इतना वजन नहीं है कि वो कुछ चेंज ला सके। दूसरा बात है कि कोर्ट को ही क्यों जाना पड़ता है। आप देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा 31 लिटिगेशन हो चुके हैं अब तक, आज तक, और हर केस के पहले हमने मिन्नतें की है, विनती की है, हमने कोशिश की सरकार को समझाने की कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको रोको आप। हमने कभी भी, आप एक चीज नोट किया, हमने कोई प्रोजेक्ट का कभी भी विरोध नहीं किया। हमें बात सच्चाई से को हमने स्वीकार लिया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान पर्यावरण का होगा ही होगा। कुछ अगर आपको जो मॉडर्न डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो, तो आपको हम यही कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से कीजिए ताकि पर्यावरण भी बचे, वन्य जीव का भी संरक्षण हो सके, और जो प्रोजेक्ट का आपका जो उद्देश्य है, ट्रांसपोर्ट करना है, बड़ा फास्ट करना है, जो भी वो भी हो सकता है। अभी आपको एग्जांपल करके मैं देता हूँ, कोस्टल रोड अगर उनको बनाना ही था, क्या वो जरूरी था या नहीं, ये अलग एक विषय का चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अगर कोस्टल रोड बनाना ही नहीं था तो उनको चाहिए था कि पिलर्स पे बनाए, ताकि समंदर का जो पानी है वो ठीक से आए जाए। हमको अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि आज समंदर हर जो कोस्टल सिटी है हिंदुस्तान का, उसमें घुसता जा रहा है। तो हमें अंदाजा नहीं लग रहा है कि पानी आने वाले 50 साल में कहां तक घुसेगा। और जब साइंस आपको बता रहा है कि ये पानी और अंदर अंदर आएगा, तो हमें अंदाजा आज भांप लेना जरूरी है कि आज यहां तक आ रहा है, 50 साल में यहां तक आएगा। लेकिन आप उस स्टडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यानी आपके पास ऑलरेडी स्टडी है जो ये कहता है कि मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, ये सारे शहरों को पानी से बढ़ता सी लेवल से खतरा है। तो ऐसे समय में क्या आपको ये कौन सा विवेक आपको इजाजत देता है कि जाकर के मिट्टी डाल करके पानी और पीछे धकेल दो? पानी धकेल के कहीं आसमान में नहीं जा रहा, वो कहीं और से घुस रहा है जमीन में। तो हम जहां एक बड़ा खुद को वाहवाही लुटाते हैं कि हमने बहुत बड़ा शहर बनाया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन हम ये भूल रहे कि हमने ऐसे जगहों को संकट में डाला है जहां पे पानी नहीं जा रहा था। फॉर एग्जांपल पालघर, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, पालघर को बहुत बड़ा खतरा है सी लेवल राइज से। वहां पे एक पोर्ट का एक प्रस्ताव है, 5000 हेक्टेयर जमीन पानी में बना, मट्टी डाल करके आप 5000 हेक्टेयर जमीन का पानी अगर कहीं फेंक रहे हो तो कहाँ जा रहा है वो जहां पानी ऑलरेडी घुस रहा है इतना अंदर शहर में। वहां पे एक सातपाटी करके एक आइलैंड है, एक छोटा विलेज है, जहां पानी पहले नहीं आता था, गया 5 साल में पानी अंदर आकर के पूरा गांव के अंदर से बह के बाहर जा रहा है। तो इस तरीके के खतरे का सिचुएशन में हम बेवकूफों जैसे हरकतें करके, यानी संकट बोले मुसीबत ओढ़ लेने का काम कर रहे हैं हम लोग, मोल ले रहे हैं मुसीबत। इसको कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। सर, हमारे इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ही वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए इतने एक्ट्स निकाले हुए हैं, तो ऑब्वियसली, और एनिमल लवर्स जिनको बोला जाता है, कई लोग तो स्ट्रीट डॉग को लव करते हैं, और इस बारे में भी काफी मुहिम चल रही हैं, और कितनी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जहां पे हमारे ही लोग रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर के, ट्रीज को लेकर के। तो सर, ऐसे में क्या लगता है कि जागरूकता की कमी है या जो है वो लैकिंग किस हिसाब से है? इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि जिसे कहते हैं ना कि आपको अवेयरनेस फैलानी, अवेयरनेस नहीं फैलानी, यहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंटेशन में लाना है। आपने एक्ट बनाया हुआ है, उसके बाद आपने उसके लिए प्रोजेक्ट लाया हुआ है, पर वो उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वहीं भी कहीं पर गैप है ऐसा इंप्लीमेंटेशन में कि आप खुद ही के बनाई हुई चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से आप जैसी एनजीओस को सतर्क तरीके से, और भी एनजीओस हैं, उनको काम करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर सर पूरा सिस्टम सब कुछ चलेगा विद पब्लिक एंड गवर्नमेंट साथ में मिल करके, तो सर वो तो देश तो खुशहाली हो जाएगा ऐसे ही,
फिर ऐसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हमारे यहाँ पे एक और भी चीज की कहावत है कि कोर्ट में केस जाना मतलब लटक गए। तो सर ऐसा नौबत ही क्यों आती है जब उसके लिए एक्ट ही फॉर्म है? जैसे आपने पवाई लेक के केस में बोला और मगर है वहां पे, तो वो तो एक ऑलरेडी गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स में आता है। तो ऐसी चीज में भी आपका, मैं एक हाफ हार्टेडली आंसर सुन रहा था कि अगर हाई कोर्ट उस पे ये बोल देता है कि बनाओ, तो अगर मगर का क्वेश्चन ही कहां रहता है? प्रिजर्वेशन भी करो और तरक्की भी करो, यही देश। क्योंकि आपने जैसे बोला तरक्की तो सर होनी चाहिए, और भी देशों ने की है, बट प्रिजर्वेशन के मेजर्स एनवायरमेंटल को बचाने के लिए उसका प्लान साथ में चौक आउट होता है विद सिटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स। आई नो गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे कर रही होगी, बट यहां पे ऐसी चीजें उठना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक है। इस पे क्या कहना है सर आपका? आपने अवेयरनेस की बात की, मैं मानता हूं कि अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं ना, वो गलत लोगों के साथ कर रहे हैं, यानी हम लोगों को जाके समझा रहे हैं। वो जरूरी है, नो डाउट, लेकिन मेरा मानना है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज मोस्ट नीडेड। सबसे ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए, उनको समझाना जरूरी है। वो नासमझी कर रहे हैं, वो जानबूझ के कानून को। सर इस पे मेरा प्रश्न आता है। हाल ही में मैंने एक कवरेज किया जहां पर कुछ एनजीओज ने, मुंबई प्रेस क्लब में था, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, वहां पर उन्होंने अपील की है from the stakeholders and from the political parties in the coming BMC elections, seeing the condition of the pandemic, which has, disturbed and destroyed many things in a normal day-to-day life. कि हेल्थ आपके मैनिफेस्टो में हेल्थ का जो है पार्ट होना चाहिए आपके मैनिफेस्टोस में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हम इस पेंडेमिक आने वाली विपदाओं से कहीं ना कहीं लड़ने में सक्षम हो जाए। ऐसे नहीं लगता कि इन्वायरमेंट भी एक मैनिफेस्टो का पार्ट होना चाहिए? पहले तो मैं आपको बता रहा था कि कोर्ट जाना है, कोर्ट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, क्योंकि अगर सभी रास्ते बंद हो जाते तो जो दिख रहा है वही रास्ता बचता है। दैट इज द फंडामेंटल लॉजिक। और रही बात मैनिफेस्टो की, आज भी पर्यावरण ये मुद्दा नहीं बना है लोगों के सामने। आम जनता को वही गया 70 साल में वही सड़क, बिजली, पानी, रोजगार में फंसा के रखा है। लोग ये नहीं समझते हैं कि जो पर्यावरण को अगर आप बचाए तो आपको रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं है। गरीबी का कारण क्या है? गरीबी का कारण ये है कि जिन लोगों को पर्यावरण की जरूरत है जीने के लिए, उनको उससे वंचित किया जाता है, तब जाकर के उन्हें शहरों में जाकर के मजदूरी करनी पड़ती है। आप समझ लीजिए इस बात को। जब आप खेत जमीन ले लेते हो, आप जब डैम बना देते हो, लोगों का खेती का पानी निकाल लेते हो, तो लोग जाएंगे कहाँ? तो हम कहीं ना कहीं बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और रही बात मैनिफेस्टो में लाने के लिए, हमें आपको बताने में खुशी होगी कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में पर्यावरण का मुद्दा आया था, सिर्फ सेवारे जो आंदोलन था उसकी बदौलत। जो पार्टीज आज पावर में है, उन्होंने सभी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि हम आर्य को बचाएंगे, आर्य जंगल को बचाएंगे अगर हम पावर में आए तो। और उन्होंने अपना वचन काफी हद तक निभाया भी है। 850 एकड़ जमीन आज जंगल करके नोटिफाई हो गया है मुंबई शहर में। मुंबई शहर में अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर मिलना मुश्किल है। सर हर जगह पे बिल्डर घुस के बैठा हुआ है कि मुझे ये टुकड़ा चाहिए, टुकड़ा चाहिए। ऐसे जगह में 850 एकड़ जगह को जंगल घोषित करना एक बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। तो ये इस बात को एक प्रतीक है कि अगर लोग आवाज उठाएं एक साथ तो बहुत फर्क पड़ जाता है। और अगर यही चीज होनी चाहिए पूरा देश भर में, कि लोगों को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लोगों को ये समझना है कि हमारा अस्तित्व, हमारा जो रोजगार है और हमारे जो हेल्थ है, ये सब पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और अगर उससे बचाया गया तो हम खुद बच जाएंगे उसमें। हम हमेशा कहते हैं सेव द एनवायरनमेंट। मैं ये मानता हूँ एनवायरनमेंट डजंट नीड टू बी सेव्ड, यू आर सेविंग योरसेल्फ। खुद के लिए करो, वो एनवायरनमेंट अपना कर लेगा जो हो रहा है। आज जैसा आप देखते हैं कि बिन मौसम बारिश हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है, जो ठंडी का सीजन है वो भी बहुत इंटेंस हो रहा है। वो जो सिस्टम भगवान ने या कुदरत ने बनाया है, उसको रिस्टोर करने का कुछ ना कुछ सिस्टम उन्होंने भी रखा होगा। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े ताकतवर है, लेकिन सिस्टम रिस्टोर में जाएगा तो उसका भी जो तकलीफ है वो हमको ही भुगतना है। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम, जैसा आपने कहा कि डेवलपमेंट करो, लेकिन उसके साथ में सब लेकर के चलने वाला डेवलपमेंट। एक अच्छा उदाहरण भी देना चाहूंगा मैं। मुंबई और थाने के बीच में एक रास्ता जाता है जंगल के अंदर से होकर के, जिसका नाम है घोड़बंदर रोड। उस रोड को वाइडन करने का एक प्रपोजल है। 2.5 किलोमीटर लेंथ जो है उसको, उसके चौड़ाई बढ़ाने की बात चल रही है।
तो वहां पे जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड था उन्होंने कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, आपको वाइल्ड लाइफ के लिए पैसेज बनाना पड़ेगा और आपको ऊपर से एलिवेटेड रोड बनाना पड़ेगा, आप ये रोड को आप बड़ा नहीं कर सकते। और उस बात को माना गया और 700 करोड़ रुपए के खर्च बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, 700 करोड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता भी बन गया, नीचे का जंगल भी ठीक है, जानवरों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके का हमको करना पड़ेगा काम, हमको सबको। ये धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर हम भगवान में मानते हैं या धर्म का हम धर्म में मानते हैं तो हमारा फर्ज बनता है इस धरती को संभालना। हर धर्म यही कहता है। सर सबसे बड़ी चीज है अगर इन्वायरमेंट को ही धर्म मान लिया जाए, बिकॉज प्रकृति खाने को भी देती है और प्रकृति ही आपको रोजगार के लिए खड़ा करती है, तो वो उससे बड़ा जो है धर्म और उसे ही एक आप ईश्वर का भी रूप दे सकते हैं। सर मेरे जाते जाते अब हम रैप अप करेंगे। सर आखिरी जो आपकी जो प्रेजेंस है, जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था, इट्स इन महाराष्ट्र, इट्स इन यूपी एंड इट इज इन गोवा। सर तो तीनों स्टेट्स को लेकर के जो आपकी इन्वायरमेंट को लेकर के गतिविधियां हैं, और 31 आप बता रहे हैं कि लिटिगेशन अभी तक फाइल हुए हैं, उसमें ऑब्वियसली आपको सफलता भी हासिल हुई होगी, तभी आप आगे चल पा रहे हैं। सर ऐसे में तीनों स्टेट्स से लेकर के आप और स्टेट्स के लिए कुछ ऐसा उदाहरण भरी टिप्पणी देने चाहेंगे जो कि व्यूअर्स इसको भी देखेंगे कि हमें भी जागरूक और सजग होना पड़ेगा, क्योंकि देश सजग तो जनता सजग, जनता सजग तो पर्यावरण के लिए बहुत ही अपने आप में ही बहुत काम हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक छोटा सा उदाहरण, जब हम बीच पे जाएंगे, खाएंगे, हम बिन ढूंढेंगे डालने के लिए, आज भी कचरा मिलता है। तो सर ऐसे में कुछ ऐसे अपनी 3 स्टेट से अपने कुछ उदाहरण एक संक्षिप्त में देना चाहेंगे, एनी 2-3 लाइनर्स फॉर द पीपल। बेसिकली देखिए, हम जब कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट में हम करते क्या है, हम कानून दिखाते हैं कोर्ट को। कोर्ट कानून के बाहर आपको कोई चीज का फेवर नहीं करने वाला है। हम दिखाते हैं कि गवर्नमेंट, ये कानून है, गवर्नमेंट इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति या कोई कॉर्पोरेशन या जो भी है वो इस कानून को तोड़ रहा है करके। तो सिर्फ कानून पे हमें भरोसा रहना चाहिए हमेशा, लेकिन साथ में ग्राउंड लेवल पे अगर लोग हैं हिंदुस्तान भर में जो अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमसे जितना बनेगा हम उनके साथ काम करेंगे। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये देश एक ही देश है जहां पे इस धरती के सारे इकोसिस्टम्स दिखते हैं। जैसा आपको अगर रेगिस्तान देखना है, आपको बर्फीले पहाड़ देखने हैं, आपको मरीन सेंचुरी देखना है, मैंग्रोव्स देखना है, सॉल्ट मार्श देखना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखना है, बोलिए क्या चाहिए आपको? कहीं जाने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में सब है। वॉल्केनो देखना है आपको, वो भी हिंदुस्तान में है। क्या नहीं है हमारे पास? ये एक ही देश है दुनिया में। हम इसीलिए हमेशा कहता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस वजह से है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। समझिए कि आपके देश यूनिक क्यों है इस धरती पे, और ये हर हिंदुस्तानी को इस बात पे गर्व होना चाहिए। और ये जो हमारा धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, इसको हमको बचा के रखना है। और आने वाले 100 पीढ़ियों के लिए, कम से कम 100 पीढ़ियों के लिए, कि भाई है हमारा, आपका है, हमने संभाला था, ये आप लीजिए, आप संभालिए। इसी तरीके से हमें एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक अकाउंटेबिलिटी, एक ओनरशिप जो होता है। लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ सरकार का है, सरकार का कुछ नहीं है, लोगों का है। सरकार सिर्फ रखवाली करती है, और रखवाली हमारे टर्म्स पे करनी चाहिए। ये लोगों को समझना है कि आपको जब कोई टोकता है कि आपका है, कि हाँ मैं बोलता हूँ मेरा है, आपको भी बोलना है हाँ मेरा है। कोई जंगल कहीं आसाम में कट रहा है, वो भी मेरा ही है। कन्याकुमारी में कुछ हो रहा है, वो भी मेरा ही है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। इसी तरह हर आदमी को सोचना है कि हिंदुस्तान का हर जो नेचुरल एसेट है, रिसोर्स है या हेरिटेज है, वो अपना समझ करके आपको उसको बचाना है। और उसको उस तरीके से यूज कीजिए कि आपके आने वाली पीढ़ी आपको कोसे नहीं कि बाबा आपने तो खत्म कर दिया सब कुछ, ये क्या रखा हमारे लिए। ये नहीं होना चाहिए। तो ये थे स्टालिन हु इज वर्किंग एज अ एनवायरमेंटलिस्ट। माय लास्ट एंड कंक्लूडेड वर्ड कि सारे जहां से अच्छा, जैसे स्टालिन जी ने बोला, हिंदुस्तान हमारा। हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और चीजों के लिए, ऐसे एनवायरमेंटल के लिए भी हिंदुस्तान को एक उदाहरण के तौर पे खड़ा होना है। द मोर वी टेक केयर अबाउट द एनवायरमेंट, बट द मोर it is progressive for India. So this was Gaurav Narula for Truhan. Jai Hind sir.